नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रानी, एलवीएसएम कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, मैं अपने पहले वीडियो में आपको रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, डिफिनीशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर के विषय में बताई। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने अगले वीडियो को प्रस्तुत कर रही हूँ। अब आइए बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किन किन विधियों को प्रयोग में लाना पड़ता है। जैसे कि किसी भी अनुसंधान कार्य का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की सत्यता को जानने और परखने हेतु आवश्यक ज्ञान की उपलब्धि करना होता है। कहीं भी कोई घटना हो जाए या कोई अन्य दूसरी बातें हों, लेकिन हमें उसकी सत्यता को परखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को, तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है, ताकि हम उन सब की सहायता से ये जान सकें कि जो बातें, जो वस्तु या जो घटना है वो कहाँ तक सत्य है। उसकी सत्यता को जानने और परखने हेतु हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसी अर्थ में अनुसंधान के लिए प्रयुक्त विधियों तथा ज्ञानार्जन हेतु काम में लाई जाने वाली विधियों एवं उपागमों में स्पष्ट रूप से काफ़ी नज़दीकी रिश्ता पाया जाता है। इस दृष्टि से अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान कार्य में अच्छी तरह आगे बढ़ने हेतु ज्ञानार्जन की विभिन्न विधियों और उपागमों का स्पष्ट रूप से ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के संदर्भ में हम विभिन्न विधियों को जानने का प्रयास करेंगे अपने आगे की चर्चा में। जैसे सबसे पहले इसी क्रम में आता है परंपरा अनुगमन विधि, द मेथड ऑफ ट्रेडिशन। हम परंपरा के अनुसार जो है कैसे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि परंपराओं पर आश्रित है। हम ज्ञान के रूप में वही प्राप्त करते हैं जिसे परंपराओं के रूप में हमारे समाज और संस्कृति ने संजो कर रखा है। जब हम अपनी किसी समस्या का समाधान तलाशते हैं तो हम देखते हैं कि परंपरागत रूप से इस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु क्या कुछ किया जाता रहा है। जैसे अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो पहले लोग क्या करते थे, घरों में काढ़ा बना के पी लेते थे, या कहीं चोट लग जाए तो हल्दी का लेप लगाते थे। इसी तरीके से अगर कृषक हैं, उनको अपनी खेती बाड़ी में किसी समस्या का समाधान ढूंढना है तो वो अपने कार्य के संपादन के लिए समाज में चली आ रही संस्कृति परंपराओं का सहारा लेते हैं। रही बात अन्य व्यवसायों में रत व्यक्तियों के लिए भी सही ठहरती है, परंतु ज्ञानार्जन हेतु परंपराओं पर इस तरह की निर्भरता सदैव ही अनुकूल और उचित प्रभाव डालेगी, ऐसा होना संभव नहीं है। हर बार हम केवल परंपराओं को लेकर के चले और सोचें कि उसके आधार पे हम किसी तथ्य तक, किसी फैक्ट तक, किसी बात तक पहुंच जाएंगे या लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगी, तो ऐसा कहना हर बार उचित नहीं होगा। बहुत सी परिस्थितियों में काफ़ी अनुचित और अहितकारी भी ये सिद्ध हो सकती हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहां रूढ़ियों और अंधविश्वासों और उचित ज्ञानार्जन का रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे
अंधविश्वास पहले से ही है, रूढ़िवादिता है। अगर वहाँ पर हम ज्ञान की बात करें तो ये एक बैरियर की तरह से पहले ही खड़ी रहती है। तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पे या परंपराओं के आधार पे हमें सही और उचित जानकारी मिल पाएगी। परंपरागत जकड़न ने ही काफ़ी समय तक पृथ्वी के घूमने संबंधी नवीन ज्ञानार्जन पर पूरी तरह रोक लगा रखी थी। आज भी चेचक की बीमारी से निजात पाने के लिए शीतला माता की पूजा करने की बात सोची जाती है, इसके टीके अथवा अन्य डॉक्टरी इलाज की नहीं। अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए वो सबसे पहले घर में लोग शीतला माता की पूजा करनी शुरू करते हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि हमें पहले जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या उस रोगी को एक उचित ट्रीटमेंट दे दी जाए। ऐसा ध्यान नहीं जाता है प्रायः। इसी तरह परंपरागत विचारधारा नए और उचित ज्ञान की प्राप्ति में एक बड़ी बाधा बनकर सामने आ सकती है और इस दृष्टि से ज्ञानार्जन हेतु परंपराओं पर निर्भर रहने की विधि एक अच्छा विकल्प प्रस्तुत करने में असफल ही सिद्ध होती है। अगर हम परंपराओं की बात करें तो ये आवश्यक नहीं है कि जो चीज़ें हम शुरू से करते चले आ रहे हैं, जो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छे से संजो कर रख दी गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सत्य हो, ऐसा नहीं है। ये रही बात ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा अनुगमन विधि या द मेथड ऑफ ट्रेडिशन, रिलेइंग ऑन ट्रेडिशन। दूसरा है किसी विशेषज्ञ या जानकार पर निर्भर रहने संबंधी विधि, द मेथड ऑफ रिलेइंग ऑन अथॉरिटी और एक्सपर्ट। ये ज्ञान प्राप्त करने की दूसरी विधि है। जैसे इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ज्ञानार्जन की इस विधि और उपागम में ज्ञान प्राप्ति हेतु हम विषय विशेष में को के अच्छी तरह जानकार अनुभवी विशेषज्ञों की मदद लेने का प्रयत्न करते हैं। अगर कभी कोई समस्या आती है तो हम उस काम से संबंधित किसी विशेष व्यक्ति की तलाश करते हैं जिसे उस काम की बेहतर जानकारी हो, अनुभवी हो। बाल्यकाल से ही जब हम अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी सीखना चाहते हैं तो हमारे ज्ञानार्जन के स्रोत हमारे बड़े माता पिता, गुरुजन तथा हमारे वे समवयस्क साथी या मित्र ही होते हैं जिन्हें ये बातें अच्छी तरह मालूम हो। ज्ञानार्जन का यह सिलसिला जीवन पर्यंत चलता रहता है और हम अपने जीवन की निजी और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान में अक्सर हमसे अनुभवी, कुशल और विशेषज्ञ व्यक्तियों की राय, जागृति और परामर्श का सहारा लेते रहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर इस बात को थोड़ा और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि गांव में रहने वाले व्यक्तियों को वांछित जानकारी और ज्ञान प्राप्ति हेतु वहाँ के पटवारी, सरपंच, बुजुर्ग व्यक्तियों, मंदिर के पुजारी, गांव के स्कूल के अध्यापक या प्रधानाध्यापक, पोस्टमास्टर और इस प्रकार के अन्य गणमान्य और अनुभवी व्यक्ति जिनसे उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान में उचित सहायता मिल सकती हो, सहायता लेते हुए देखा जाना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर कारखानों में जब किसी मशीनरी विशेष से में कोई खराबी आ जाती है तो अनुभवी कारीगरों और विशेषज्ञ इंजीनियरों की सेवाएं लेना जरूरी हो जाता है। यही बात जीवन के सभी क्षेत्रों में भी लागू होती है। जहाँ हम अपनी समस्या विशेष के हल और शंका समाधान हेतु अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्तियों का सहायता लेते ही रहते हैं। हम ज्ञानार्जन हेतु वेद, पुराण, गीता, पुराण, बाइबिल आदि धार्मिक ग्रंथों की ओर देखते हैं तथा पाठ्यक्रमों में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों, ग्रंथालयों में उपलब्ध पुस्तक और साहित्य
तथा इंटरनेट पर उपलब्ध विविध प्रकार की पाठन सामग्री का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के सभी स्रोतों से उपलब्ध जानकारी और ज्ञान हमें अपने ज्ञान भंडार में वांछित वृद्धि करने में पर्याप्त सहायता दे सकते हैं, परंतु ज्ञानार्जन का यह उपागम और विधि भी त्रुटिहीन नहीं है। जिन स्रोतों एवं व्यक्ति विशेष को हम यह समझते हैं कि वे हमारे द्वारा इच्छित जानकारी और ज्ञान वर्धन के लिए सर्वदा उपयुक्त हैं, वे सदैव ही इस कसौटी पर खरी उतरे, यह संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में इन्हें आंख मीच कर स्वीकार करना भी सदैव ही उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता है। इनकी विश्वसनीयता, वैधता तथा वस्तुनिष्ठता की अच्छी तरह परख करके ही इन्हें ज्ञानार्जन के स्रोत और साधनों के रूप में अंगीकृत किया जाना चाहिए। जैसे प्रायः अगर हम किसी जगह पे चले जाएं और हमें वहाँ पे किसी चीज़ की जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग जानकार लोग हैं, हम जाके उनसे संपर्क करते हैं, वहाँ के विषय में पूछते हैं और वो जो सारी बातें बताते हैं उसको हम आंख बंद करके मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन क्या इस बात में कहीं से 100% सत्यता है कि वो जो बातें बता रहे हैं वो सत्य है? नहीं, इसमें भी त्रुटि हो सकती है, ये 100% सत्य नहीं हो सकता। इसलिए ये हमें हर तरह की सूचनाएं तो दे सकते हैं, लेकिन ये सूचनाएं किस स्तर तक, कहाँ तक, किस सीमा तक सत्य है, वैध है, ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। इनसे हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए उपयुक्त ज्ञानार्जन के स्रोत और साधनों के रूप में अंगीकृत किया जाना चाहिए। किंतु हम ये कहें कि इनके द्वारा हमें जो सारी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर ले, तो ये गलत होगा। इसी क्रम में तीसरा है ज्ञानेंद्रियों तथा व्यक्तिगत अनुभव से लाभ उठाने संबंधी विधि। इसके अंतर्गत हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान की 5 दरवाजाओं के रूप में इंगित की गई हैं, परिलक्षित की गई हैं। अपने स्वयं के प्रयत्नों और अनुभवों से प्राप्त इस प्रकार की ज्ञान यद्यपि कई दृष्टियों से काफ़ी महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और वैध माने जाते हैं। जो बातें हम अपने इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, वो हम एक सीमा तक त्रुटिहीन मान सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सीमा तक कह सकते हैं कि त्रुटि संभव है। जैसे जब हम कहीं सफ़र कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो पेड़ होते हैं वो हमें ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो बिल्कुल दौड़ रहे हो, लेकिन क्या ये सत्य है? नहीं। इसी प्रकार से आसमान में जब कोई हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो वो बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, इतना छोटा कि बिल्कुल हम तुलना के रूप में कह सकते हैं कि एक चींटी जैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या हवाई जहाज का वो स्वरूप सही है? नहीं। अर्थात हम इंद्रियों के सहारे स्व अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, जो भी ज्ञान प्रक्रिया के द्वारा हम जो भी अनुभव करते हैं उसमें भी कई कारणों से वो दूषित हो जाती हैं, उसमें भी कमी आ जाती है। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, जैसा कि
एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु के संबंध में चर्चित है। एक कहानी है कि अरस्तु एक बार एक मक्खी को पकड़े और अच्छी तरह से उसके टांगों की गिनती किए। जब वो टांगों की गिनती कर रहे थे तो गिनती के क्रम में उनकी संख्या 5 पे आकर रुक गई। उस दौरान ये तथ्य सबके सामने आया कि मक्खी को 5 टांग होती है। ये एक सामान्य सी बात थी और ये जानकारी काफ़ी लंबे समय तक चली, प्रचलन में आ गई, लेकिन इसको किसी ने भी चुनौती नहीं दी कि क्या ये सत्य है। हालांकि वास्तविक स्थिति में मक्खी को कुल 6 टांगें होती हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अपने स्वयं के प्रेक्षण संबंधी अनुभव के बावजूद भी अरस्तु के द्वारा सही निष्कर्ष निकालने में चूक कैसे हो गई, जबकि एक वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे। परंतु आगे की कहानी में यह बात स्पष्ट की गई कि वास्तव में हुआ ऐसा कि अरस्तु द्वारा जिस मक्खी को पकड़ा गया था उसकी संयोगवश मात्र 5 टांगें ही थी और उसी एक मक्खी के प्रेक्षण द्वारा किए गए सामान्यीकरण ने ही मक्खियों की टांगों के बारे में ऐसी भ्रांति को जन्म दे दिया। वो एक इत्तेफाक था, जबकि उन्होंने स्वयं ही इसको गिना था और उनकी गिनती के आधार पर उसकी संख्या 5 आई थी। लेकिन ये बात उनकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सहायता से निकल के सामने आई, फिर भी ये सूचना गलत थी। इस कहानी से ये कहा जा सकता है कि सत्यता पर कितनी भी उंगलियां उठाई जाएं, परंतु एक बात नितांत सत्य है कि इंद्रिय जनित अनुभवों से प्राप्त किया हुआ स्वज्ञान सर्वथा त्रुटिहीन और यथार्थ नहीं माना जा सकता। प्रसिद्ध विद्वान वेव डिलन ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि व्यक्ति विशेष द्वारा प्रेक्षण एवं प्रेक्षण से प्राप्त सूचनाओं के सामने लाने में त्रुटियां की जा सकती हैं। जैसे वह उन साक्ष्यों की चर्चा को टाल सकता है जो उसकी मान्यता से मेल नहीं खाते। वह उन मापन उपकरणों को काम में ला सकता है जिनसे व्यक्तिनिष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। वह अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर किसी सामान्यीकरण की विचार की स्थापना कर सकता है अथवा व्यक्तिगत द्वेष भावना के कारण अनुचित निष्कर्ष एवं परिणामों को प्रकाश में ला सकता है। इन सभी उपरोक्त बातों को गौर से अगर देखा जाए कि तो ये सिद्ध होता है कि इंद्रियों तथा स्व अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के प्रयासों में भी काफ़ी कुछ सतर्कता एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके द्वारा संपन्न ज्ञान प्राप्ति प्रक्रिया भी दोषपूर्ण और अनुचित हो सकती है। इसी क्रम में चौथी विधि है तर्क को प्रयोग में लाने संबंधी विधि, द मेथड ऑफ यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रीजनिंग। ज्ञान प्राप्ति की इस विधि में ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपनी तार्किक शक्ति का उपयोग किया जाता है। इसमें तार्किक शक्ति का प्रयोग करते हैं। वे इसे ज्ञान प्राप्ति का साधन बनाने में आगमन तथा निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों प्रकार की विचार प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञानार्जन हेतु आगमन तर्क प्रणाली का प्रयोग करने में व्यक्ति विशेष को विशिष्ट उदाहरणों से नियम की ओर चलने संबंधी प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। ऐसी प्रकृति के विशेष उदाहरणों, अनुभवों तथा परीक्षण परिणामों में समानता और असमानता को चिन्हित करते हुए कुछ ऐसे निष्कर्ष और सामान्यीकरण पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जो उसे वांछित ज्ञान की उपलब्धि में समुचित सहायता कर सके। देखिए, तर्क के आधार पे
या तर्क के आधार को हम ज्ञान प्राप्ति के लिए दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आगमन और दूसरा निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये दो विधियां हैं। आगमन प्रणाली क्या होता है कि व्यक्ति विशेष को विशिष्ट उदाहरणों से नियम की ओर चलने की प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। इंडक्टिव को इनोवेशन से आप जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण में एक तथ्य है कि न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे और इत्तेफाक से वो पेड़ सेब का था। ऊपर से सेब नीचे गिरा। ये घटनाएं कई बार हुई उनके साथ इसी तरह की। और फिर उनके दिमाग में ये विचार आया कि क्या हर चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, और गिरती है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। वो बारी बारी से और भी कई चीज़ों को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते थे और वो बार बार नीचे की ओर आती थी। वो प्रैक्टिकल करना शुरू किए, इनोवेशन करना शुरू किए, और इसका एक रिजल्ट क्या सामने आया कि कोई भी चीज़ जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे ही आ जाती है। इसके पीछे कारण है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। इस तरह के अगर हम उदाहरण से किसी तर्क पे जाएं, किसी तथ्य पे जाएं, तो इसे हम आगमन विधि कहते हैं, इंडक्टिव विधि कहते हैं। इसमें कुछ नए तथ्य आते हैं, कुछ नए सिद्धांत निकल करके सामने आते हैं, लेकिन पहले हमें उसके लिए कुछ इनोवेशन करना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिकल काम करने पड़ते हैं। इसी का ठीक विपरीत है निगमन विधि। इसमें ये आगमन का पूरक है और उसके ठीक विपरीत भी ये प्रक्रिया काम करती है। इसमें क्या होता है कि हम पहले ही एक नियम दे देते हैं और उस नियम को जैसे दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम ही होगा। अब हम किसी भी दो सम संख्याओं को जोड़ें, 2 4, 2 + 4, 4 + 6, 6 + 8, तो इसका जो रिजल्ट आएगा हर बार सम ही आएगा, इक्वल आएगा। इस तरह के जो तथ्य या जिस मेथड का हम प्रयोग करते हैं इसको निगमन विधि कहा जाता है, डिडक्टिव विधि। अनुसंधान में व्यक्ति विशेष के द्वारा कुछ उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं। इसके हिसाब से आप उसको समझने का प्रयास करिएगा कि तर्क का उपयोग कर ज्ञान प्राप्ति करने की एक ऐसी प्रणाली जिसमें व्यक्ति विशेष प्रविधि विशिष्ट उदाहरणों अथवा अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञानार्जन करने का प्रयत्न करता है, तो उसे आगमन तर्क प्रणाली कहते हैं। जैसे यदि व्यक्ति विशेष किसी एक गांव के 4-5 घरों में जाकर देखता है कि इन घरों में पाई जाने वाले सभी गायें दुधारू हैं, यानी दूध देती हैं, तो अपने इस अवलोकन द्वारा वह यह निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर सकता है कि सभी गायें दूध देने वाली होती हैं। इसका ठीक विपरीत अगर हम निगमन की तरफ जाएं तो निगमन तर्क प्रणाली ज्ञानार्जन हेतु प्रयुक्त एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें व्यक्ति विशेष को सामान्य से विशेष की ओर चलना होता है। वह किसी सामान्यीकृत तथ्य या सिद्धांत को अपनाता है और फिर इसकी सत्यता की परख विशेष उदाहरणों के संदर्भ में करने का प्रयास करता है। जैसे सभी गायें दूध देती हैं, पहले ही हमने एक नियम बना लिया। तो अब हम जिस गाय को भी देखना चाहते हैं
हम इससे एक तथ्य निकाल सकते हैं कि दूध देने गायें जो होती हैं वो सब दूध देने वाली होती हैं। सभी गायें दूध देती हैं, अर्थात वो जितनी भी गायों को हम देखेंगे, मेरे दिमाग में एक कंसेप्ट आ जाता है कि जितनी भी गायें होती हैं वो दूध देती हैं। ये हमारा निगमन तर्क प्रणाली का एक माध्यम है। आगमन और निगमन तर्क प्रणाली के सम्मिलित उपयोग संबंधी विधि। इसमें दोनों विधियों को हम एक साथ जोड़ करके फिर एक कोई प्रयोग करते हैं और उसके आधार पे हम किसी रिजल्ट तक जाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, विधि है, मेथड है, जिसकी चर्चा हम आपसे किए हैं। अगले वीडियो में मैं इसी क्रम में अपनी बातों को और आगे रखूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।